हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं हम चैप्टर 8। चैप्टर 8 हमारा है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। यानी इस चैप्टर में हम पूरे के पूरे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगाई हो गया, इसके अलावा एक्टिनोमाइसिटीज वगैरह हो गए, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं, इनकी कहां कहां पर इंपॉर्टेंस है, कहां कहां पे इनकी भूमिका है, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंस, इनकी जो भूमिका है वो हम पूरे के पूरे चैप्टर में कवर करेंगे। सबसे पहले आज की जो हमारी वीडियो है, इसमें हम यहाँ पे 5 से 6 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। यानी ये जो लेक्चर नंबर 1 है, ये आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में आप देखेंगे कई सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में डेफिनेट रूप से हर बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है जैविक ऑक्सीजन मांग क्या होती है, जिसको कि हम शॉर्टकट में बोलते हैं क्या, बीओडी। जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं बीओडी। क्या बोलते हैं, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं बीओडी। क्या बोलते हैं, बीओडी। बीओडी का सबसे पहले तो आपको पूरा नाम पता होना जाना चाहिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार इसका पूरा नाम पूछा गया है। तो सबसे पहले तो आपको बीओडी का पूरा नाम पता होना चाहिए। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, बीओडी का पूरा नाम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो सबसे पहले यदि हम बात करें जैविक ऑक्सीजन मांग की, तो इसे हम शॉर्टकट में बोलते हैं बीओडी, और बीओडी का पूरा नाम क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। कहीं कहीं पे बायोकेमिकल भी आपको मिल जाता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, लेकिन अधिकतर जगह आपको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ही मिलता है। चलिए बीओडी की यदि हम बात करते हैं तो सिंपल सी बात है, मान लीजिए हमारे पास कोई कार्बनिक पदार्थ है, कोई भी कार्बनिक पदार्थ है, जैसे मान लीजिए कार्बनिक पदार्थ कोई भी हो सकता है, बड़ा से बड़ा कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, जो कि स्पेशली आपके वाटर के अंदर भी हो सकता है, किसी भी सड़ी गली कार्बनिक पदार्थों के अंदर हो सकता है। तो कोई भी सड़ा गला पदार्थ है, उनके अंदर भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, कोई भी कार्बनिक पदार्थ है, तो उन कार्बनिक पदार्थों को जब तोड़ना होता है, क्या करना होता है, कार्बनिक पदार्थों को जब तोड़ना होता है, तो कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए क्या होता है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं। सूक्ष्म जीव का मतलब है कि यहां पे सूक्ष्म जीव कौन कौन से हो सकते हैं, सूक्ष्म जीव कई सारे हो सकते हैं। जैसे आपका बैक्टीरिया हो सकता है, क्या हो सकता है आपका, एक सूक्ष्म जीव आपका क्या हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है। इसके अलावा बैक्टीरिया के अलावा आपके कई सारे फंगाई हो सकते हैं, कई सारे फंगाई हो सकते हैं। तो कोई भी बैक्टीरिया या फंगाई है, या इसके अलावा कोई भी एक्टिनोमाइसिटीज वगैरह है, या कि मान लीजिए कोई भी साइनोबैक्टीरिया वगैरह है, तो कोई भी सूक्ष्म जीव अगर है, ये क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थों को तोड़ते हैं। क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थों को सरल अणुओं में तोड़ने का काम करते हैं। तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए जो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उसी ऑक्सीजन की मात्रा को हम कहते हैं जैविक ऑक्सीजन मांग। मतलब जैविक पदार्थों को सूक्ष्म जीवों के द्वारा तोड़ने के लिए जो ऑक्सीजन की आवश्यकता होनी है, उसी को हम बोलते हैं जैविक ऑक्सीजन मांग। तो देखिए, जैविक ऑक्सीजन मांग जो है, एक विशिष्ट समय अवधि पर, एक किसी निश्चित तापमान पर, किसी भी दिए गए पानी के नमूने में कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए वायवीय जैविक जीवों द्वारा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसी को हम बोलते हैं जैविक ऑक्सीजन मांग। तो सिंपल सी बात है, कोई भी हमारे पास पानी में कार्बनिक पदार्थ है, उस कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने के लिए सूक्ष्म जीवों द्वारा जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, उतनी ऑक्सीजन की मात्रा को हम बोलते हैं जैविक ऑक्सीजन मांग। यानी जैविक जीवों के द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए जो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उसी को हम बोलते हैं जैविक ऑक्सीजन मांग या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। कई सारे सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने का काम करते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, इसके अलावा अन्य सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं, चाहे वो आपका कवक हो सकता है, या आपके साइनोबैक्टीरिया हो सकते हैं, या आपके ब्लू ग्रीन एल्गी हो सकते हैं। तो कार्बनिक पदार्थों में आप देखेंगे जो हमारे पूरे के पूरे कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ये कई अलग अलग जगहों में पाए जाते हैं। जैसे कुछ कार्बनिक पदार्थ जो है मृत पौधों में पाए जाते हैं। मृत पौधे मतलब पौधे से जो भाग टूट करके अलग हो गए, मृत हो गए, सूख गए, सड़ गल गए, उनके अंदर आपको कार्बनिक पदार्थ देखने को मिलेगा। तो जो मृत पौधे होते हैं उनके अंदर कार्बनिक पदार्थ हमको देखने को मिलता है।
इसके अलावा घास की जो कतरन होती है, घास की कतरन का मतलब घास का जो छिलका वगैरह हो गया, पूरा जो घास का सड़ा गला भाग हो गया, उसके अंदर भी बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ होते हैं। फिर इसके अलावा खाद आप देखे होंगे, आपके घरों में भी जैविक खाद जो बनती है, गोबर गैस जिससे बनाते हैं, जो गोबर वगैरह आपका घर का इकट्ठा होता है, जंतुओं का जो मल वगैरह जो इकट्ठा होता है, गोबर वगैरह, उससे जो हम खाद बनाते हैं वो हमारी खाद है। तो खाद के अंदर भी बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनको तोड़ने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा सीवेज पानी, जो सीवेज का पानी होता है, आपके घरों से जो मल वगैरह बाहर निकलने वाला जो पाइप नली का मार्ग होता है वो सीवेज कहलाता है। तो सीवेज में आप देखेंगे, सीवेज के पानी में भी बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा होती है। तो इनको तोड़ने के लिए सूक्ष्म जीवों के द्वारा जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसी को हम बोलते हैं जैविक ऑक्सीजन मांग। ये आपको भले ही छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट है। कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। स्पेशली ये क्वेश्चन क्यों इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से आपके छोटे छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो बीओडी का पूरा नाम इसमें से बनेगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और मुश्किल से आपके एग्जाम में ये 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे ज्यादा में आपके ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो सारे के सारे जो भी आज के इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं, सारे के सारे क्वेश्चन 2 या 3 नंबर वाले इंपोर्टेंट हैं, और आपको 2 और 3 नंबर के हिसाब से इनको तैयार करना है, बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है। तो जैविक ऑक्सीजन मांग उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। जैविक ऑक्सीजन का मांग का मतलब यह है कि कोई भी कार्बनिक पदार्थ है, उन कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए सूक्ष्म जीवों को जो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसी को हम बोलते हैं जैविक ऑक्सीजन मांग या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बीटी कॉटन क्या है। कभी कभी आपके एग्जाम में केवल इतना क्वेश्चन आता है कि बीटी क्या है और बीटी जो है किस प्रकार से कीट प्रतिरोधकता जो है उत्पन्न करता है। ये इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, या कि आपको ऐसा भी दे सकता है बीटी कॉटन पूरा दे सकता है। तो बीटी कॉटन जैसा कि नाम से स्पष्ट है, बीटी कपास, तो आपको याद रखना है ये कपास की एक कीट प्रतिरोधक किस्म है। बीटी का यदि हम बात करें, बीटी एक प्रकार का पॉइजन या जहर होता है। क्या होता है? जो बीटी होता है, बीटी की यदि हम बात करते हैं तो बीटी एक प्रकार का क्या होता है? बीटी एक प्रकार का पॉइजन होता है। क्या होता है? बीटी एक प्रकार का पॉइजन, यानी कि इसको आप कह सकते हैं विष, विष या एक प्रकार का जहर कह सकते हैं आप। ये मानव के लिए तो जहर का काम नहीं करेगा, लेकिन ये कीड़ों के लिए एक प्रकार से जहर का काम करेगा। तो बीटी जो होता है एक प्रकार का विष होता है, जो कि एक विशिष्ट प्रकार के जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। और जो हमारा बीटी है उसको एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है, और उस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस थुरिंजिएंसिस। तो बैसिलस थुरिंजिएंसिस जो होता है यह एक बैक्टीरिया या जीवाणु है, और इस बैक्टीरिया या जीवाणु से ही प्राप्त किया जाता है बीटी। तो बीटी एक प्रकार का विष या पॉइजन होता है, जो कि बैसिलस थुरिंजिएंसिस नामक बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होता है, जो कुछ कीटों की आंत में पहुंचने के पश्चात सक्रिय रूप में बदल जाता है। देखिए, अब अगर इस बीटी का छिड़काव हम किसी कपास के पौधे में कर देते हैं तो उस कपास के पौधे के अंदर कीट प्रतिरोधी क्षमता विकसित हो जाती है। फिर जैसे ही कोई कीट जो है इस कपास के पेड़ पर बैठेगा, उस कीट के अंदर आप देखेंगे जो उसकी आंत होती है, इंटेस्टाइन होती है, कीटों की आंत में जो है ये विष या पॉइजन पहुंच जाते हैं, और वहां पहुंचने के बाद ये सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। और जब ये सक्रिय हो जाते हैं तो कीटों की आंत को नष्ट करने लग जाते हैं, और इस प्रकार से कीट जो है खत्म हो जाता है। यानी कपास की एक कीट प्रतिरोधक किस्म होती है बीटी कॉटन। तो बीटी कॉटन अगर आपसे पूछे तो कपास की एक कीट प्रतिरोधी किस्म होती है, और फिर उसके बाद आपको सेम यही बताना है। लेकिन अगर आपसे केवल बीटी पूछे तो आपको बताना है कि बीटी एक प्रकार का विष या पॉइजन होता है, जो कि बैसिलस थुरिंजिएंसिस नामक बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है। अगर इसका छिड़काव हम कर देते हैं कपास के पेड़ के अंदर, तो उस कपास के पेड़ के अंदर कीट प्रतिरोधी क्षमता विकसित हो जाती है। यानी कोई कीट आकर के अगर कपास के पौधे में बैठेगा तो सक्रिय रूप से ये देखेंगे आपकी ये जो हमारा बीटी होता है ये चला जाता है कीटों की आंत में, और उन कीटों की आंतों को नष्ट करने लग जाता है, और इस प्रकार से कीटों की मृत्यु हो जाती है और कपास की सुरक्षा हो जाती है। तो बीटी कॉटन कपास की एक कीट प्रतिरोधक किस्म होती है। बीटी की स्पेशली यदि हम बात करें तो इसका मतलब होता है विष या पॉइजन या जहर। यह एक जीवाणु बैसिलस थुरिंजिएंसिस नामक बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है। ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव के लिए भी काफी इंपोर्टेंट है। कई बार पूछा गया है कि जो बीटी है किसमें से प्राप्त किया जाता है, तो एक बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है जिसका नाम है बैसिलस थुरिंजिएंसिस। और जब ये सक्रिय होता है तो ये कीटों की आंत में चला जाता है और उनकी आंतों को नष्ट कर देता है, और इस प्रकार से ये क्या करता है? रक्षा करता है पेड़ों की।
इसी कारण से आप देखेंगे अभी आगे आप चैप्टर 9 और 10 में देखेंगे, जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर, उसमें हम डिटेल में आपको बीटी कॉटन कराएंगे, उसमें भी यही चीज हम आपको बताएंगे कि जैव तकनीकी में यानी कि बायोटेक्नोलॉजी में किस प्रकार से कीट प्रतिरोधी फसलें विकसित करने में इनका उपयोग किया जाता है। तो बीटी का मतलब यही है कि बीटी को हम क्या करते हैं, कपास के पेड़ में छिड़काव कर देते हैं, जिस कारण से बीटी कपास नामक एक कीट प्रतिरोधी नए प्रकार का पौधा डेवलप हो जाता है। तो इसका भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। एलएसडी क्या है, इसके स्रोत और दुष्प्रभाव लिखना है। मतलब एलएसडी एक्चुअल में होता क्या है और एलएसडी के क्या क्या सोर्सेस होते हैं, यानी कि क्या क्या स्रोत होते हैं, कहां कहां से हम एलएसडी को प्राप्त कर सकते हैं और इसके क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं, यह भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले एलएसडी से संबंधित क्वेश्चन आता है, एलएसडी का पूरा नाम। तो एलएसडी का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले लाइसर्जिक एसिड डाइएथिल एमाइड, लाइसर्जिक एसिड डाइएथिल एमाइड, यह होता है एलएसडी का पूरा नाम यानी कि फुल फॉर्म। एलएसडी की यदि हम बात करें तो यह हल्का नशीला पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है, यह एक प्रकार का हल्का नशीला पदार्थ होता है और इसके सेवन से आप देखेंगे कि इसके सेवन से जो मस्तिष्क यानी कि जो ब्रेन होता है हमारा, इस पर अस्थायी रूप से यह क्या करता है, प्रभाव डालता है यानी कि असर डालता है। तो जो हमारा एलएसडी है एक प्रकार का नशीला पदार्थ होता है जो कि डायरेक्टली तो हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव नहीं डालता है, लेकिन इनडायरेक्टली रूप से यह हमारे ब्रेन पर अटैक करता है और हमारे व्यवहार वगैरह में अंतर उत्पन्न हो जाता है। यानी कि जो हमारा व्यवहार है, हमारा रहन सहन है, उसमें भी चेंजेस आ जाता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर नशा हमको आ जाएगा तो सीधी सी बात है कि हम सामान्य परिवेश की जगह में हमारा माइंड की जो स्थिरता है वो हमारी बिगड़ जाएगी और हमारा माइंड जो है दूसरी दुनिया में ही एक प्रकार से प्रवेश कर जाता है। तो सीधी सी बात है कि एलएसडी जो है एक नशीला पदार्थ होता है जो कि हमारे मस्तिष्क पर अस्थायी रूप से प्रभाव डालता है। इसका पूरा नाम आपको पता कर लेना है। इसके बाद आपको बस इतना याद होना चाहिए कि एलएसडी एक हल्का नशीला पदार्थ होता है जो कि हमारे मस्तिष्क पर आघात करता है या मस्तिष्क पर हमारे प्रभाव उत्पन्न करता है। चलिए इसके स्रोत की यदि हम बात करते हैं तो इसे क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया नामक कवक के वर्धी भागों से प्राप्त किया जाता है। आप लोग 11th में पढ़े होंगे, कई सारे पेड़ के वर्धी भाग होते हैं। पेड़ के वर्धी भागों में सबसे पहला इंपॉर्टेंट भाग क्या होता है, लीफ। क्या होता है, लीफ। लीफ जो होता है किसी भी प्लांट का वर्धी भाग होता है। इसके अलावा जो स्टेम होता है, किसी भी प्लांट का जो स्टेम होता है यह भी वर्धी भाग होता है, वेजिटेटिव पार्ट होता है। इसके अलावा किसी भी प्लांट का आप रूट देखेंगे, रूट यानी कि जो जड़ होती है जिसको मूल कहते हैं, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, वर्धी भाग होते हैं। क्या होते हैं, ये तीनों के तीनों जो भाग होते हैं ये पौधे के वर्धी भाग होते हैं जो कि वर्धी प्रजनन में भाग लेते हैं। एक्चुअल में वर्धी भाग का मतलब ये है कि पौधे के वर्धी प्रजनन में भाग लेने वाले अंग या भाग ही क्या कहलाते हैं, वर्धी भाग कहलाते हैं। तो ये क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया नामक एक कवक होता है, एक फंगाई होता है। उस क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया से ही हम इस एलएसडी को प्राप्त करते हैं। जैसे आप देखे होंगे तंबाकू का पौधा होता है जिसमें से हम तंबाकू प्राप्त करते हैं, उसके अंदर एक उत्तेजक पदार्थ होता है निकोटीन। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि एक कवक होता है जिसके अंदर से हमको क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया प्राप्त की जाती है और ये क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया जो है ये एलएसडी का प्रमुख स्रोत है। मतलब एलएसडी को हम किसमें से प्राप्त करते हैं, क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया नामक कवक के वर्धी भागों से हम प्राप्त करते हैं। इसकी खास बात यह है कि यह पौधों में भी रोग उत्पन्न करता है। एलएसडी की यदि हम बात करें तो यह पौधे में एक विशेष प्रकार का रोग उत्पन्न करता है और उस रोग का नाम क्या है, एर्गाट। ये पौधों के अंदर एर्गाट नाम का रोग जो है पैदा करता है। तो सीधी सी बात है कि जो हमारा क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया नामक कवक है इसके वर्धी भाग से हम इसको प्राप्त करते हैं और ये पौधों के अंदर रोग उत्पन्न करता है। जैसे जो राई का पौधा होता है, राई का पौधा आप लोग देखे होंगे जिसको हम ब्रेसिका जॉन्सिया भी बोलते हैं। तो राई यानी कि एक प्रकार से सरसों की ही स्पेसीज है। तो राई में आप देखेंगे, राई के पौधे में ये एक एर्गाट नामक रोग को पैदा कर देता है। यानी ये जो एलएसडी होता है नशीला पदार्थ तो होता ही है, साथ ही साथ पौधों में ये कई प्रकार के रोग भी अलग अलग प्रकार के उत्पन्न करने की क्षमता इसके अंदर होती है। अब बात करते हैं हम एलएसडी के दुष्प्रभाव की। एलएसडी से क्या क्या हानिकारक दुष्प्रभाव हो सकते हैं। पहला देखिए हानिकारक दुष्प्रभाव क्या हो सकता है कि यह मनुष्य जो भी व्यक्ति है यह व्यक्ति के मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है। हमने आपको पहले ही बताया कि इनडायरेक्टली रूप से ये ब्रेन पर अटैक करता है जिससे व्यक्ति के व्यवहार में अंतर आ जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे उसके रहन सहन में भी क्या हो जाता है,
रहन सहन में भी परिवर्तन आ जाता है। क्या हो जाता है? उस व्यक्ति के रहन सहन में बदलाव आ जाता है और व्यक्ति के व्यवहार में भी चेंजेस आ जाते हैं। तो पहला प्रभाव तो ये होगा। दूसरा प्रभाव क्या है कि रक्तचाप बढ़ जाता है। रक्तचाप जिसको कि आप रक्तदाब भी बोलते हैं या आप बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। तो एलएसडी की ज्यादा मात्रा में सेवन से ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है। और यदि कोई मान लीजिए प्रेग्नेंट महिला यानी कि कोई गर्भवती अगर महिला है और वो अगर एलएसडी का प्रयोग करती है तो उसका गर्भपात यानी कि एबॉर्शन भी हो सकता है। तो सीधी सी बात है कि एलएसडी जो है एक प्रकार से हमारे लिए विस्फोटक है, या विस्फोटक ना कह के ये कह सकते हैं कि हानिकारक पदार्थ होता है जिसके सेवन से हमें बचना चाहिए, क्योंकि ना केवल ये हमारे मस्तिष्क पर आघात करता है बल्कि कोई भी प्रेग्नेंट लेडी अगर इसका यूज कर लेती है तो उसका गर्भपात भी हो सकता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 या 3 नंबर में आपके एग्जाम में जरूर इनके आने की संभावना पूरी है। इसका भी आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन हमारा है, जैव उर्वरक जो होते हैं, बायो फर्टिलाइजर जो होते हैं, ये किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो भी जैव उर्वरक होते हैं, जैव उर्वरक जो है किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को यानी कि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति में वृद्धि करते हैं। जैव उर्वरक के अंतर्गत आप लोग बहुत सारे यूरिया डीएपी वगैरह का आप लोग यूज करते हैं नॉर्मली अपने ग्रामीण क्षेत्रों में। तो आप लोग देखेंगे कि इनको हम स्पेशली प्रकार के उद्योगों में तैयार करते हैं, कई प्रकार के रसायनों के माध्यम से हम जैव उर्वरकों को तैयार करते हैं। अब ये जैव उर्वरक की यदि हम बात करते हैं तो ये एक प्रकार के जीव होते हैं और ये ऐसे जीव हैं जो कि मृदा की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है। इसीलिए तो आजकल आप लोग देखे होंगे कि कितना ज्यादा मात्रा में यूरिया डीएपी वगैरह और तरह तरह के कई प्रकार के बायो फर्टिलाइजर जो है मार्केट में उपलब्ध होते हैं जिनका यूज किया जाता है। अभी जैसे धान का सीजन चल रहा है, आप लोग देखे होंगे कितना ज्यादा मात्रा में यूरिया डीएपी की आवश्यकता होती है। हालांकि जो हमारी जैविक खाद होती है, जो हमारे घरों में बनने वाली खाद्य होती है, उसकी अपेक्षा ये मिट्टी की उर्वरा शक्ति को उतना ज्यादा मात्रा में वृद्धि नहीं करते हैं। इनका ज्यादा मात्रा में अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति यूज करता है तो धीरे धीरे एक समय के बाद भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होने की जगह जो है कमी होना शुरू हो जाएगी। एक लिमिट तक तो क्या होगा कि इसके उपयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है, लेकिन ज्यादा मात्रा में अगर इसका उपयोग किया जाता है तो भूमि की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे खत्म भी होने लग जाती है। तो जैव उर्वरक देखेंगे आप एक प्रकार के जीव होते हैं जो कि मृदा की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। जैव उर्वरकों का जो प्रमुख स्रोत होता है, जैव उर्वरक जो होते हैं इसके एक्चुअल में जो इंपोर्टेंट स्रोत होते हैं वो होते हैं जीवाणु, इसके अलावा कवक तथा साइनोबैक्टीरिया। क्या होते हैं? साइनोबैक्टीरिया, जिसको कि आप लोग ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको आप लोग ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। ये जीवाणु क्या करते हैं कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर देते हैं और जैसे ही स्थिरीकृत करते हैं उसको कार्बनिक रूप में परिवर्तित कर देते हैं। मतलब इसका सीधा संबंध यहां से है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी जैव उर्वरक है, उस जैव उर्वरक का बहुत सारे छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे कवक हो गए, जीवाणु हो गए, नील हरित शैवाल हो गए, ये क्या करते हैं कि जैव उर्वरक में उपस्थित जो भी कार्बनिक अणु, बड़े अणु होते हैं, उनको ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकृत कर देते हैं, यानी कि उनको सरल यौगिकों में तोड़ने का काम करते हैं, सरल घटकों में तोड़ने का काम करते हैं, जिस कारण से नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो जाता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाता है। और आपको पता है कि अगर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है तो भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से कोई भी जैव उर्वरक जो है, जैसे ही जैव उर्वरक को हम छिड़केंगे, जैव उर्वरक को क्या करेंगे, जो हमारे मिट्टी के अंदर कवक सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि इनके प्रमुख स्रोत होते हैं, तो जो कोई भी सूक्ष्म जीव हैं ये क्या करेंगे, इनका भक्षण करने लग जाएंगे और इनको सरल यौगिकों में अपघटित करने की कोशिश करेंगे। इनके नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर देंगे, नाइट्रोजन को सरल यौगिकों में तोड़ने का प्रयास करेंगे। जैसे मिट्टी के अंदर जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट के रूप में हो सकता है और कई कार्बोनेट जो है बाइकार्बोनेट के रूप में भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कोई भी जो बड़े अणु होते हैं उनको सरल यौगिकों में तोड़ देते हैं, जिस कारण से नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो जाता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाता है। और नाइट्रोजन का जब स्थिरीकरण होता है तो भूमि की उर्वरा शक्ति में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इसके अलावा कुछ दूसरे जीवाणु होते हैं, जैसे आप देखेंगे जो एजोस्पाइरिलम होता है तथा एजोटोबैक्टर जो होते हैं, ये भी क्या करते हैं कि वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है उसका भी क्या करते हैं, स्थिरीकरण करने लग जाते हैं। तो वायुमंडल का जब स्थिरीकृत कर देते हैं तो इससे भी क्या होता है, भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हो जाती है।
इसके अलावा आप लोग देखेंगे जो धान के खेत होते हैं, धान के खेत में स्पेशली साइनोबैक्टीरिया इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। धान के खेतों में साइनोबैक्टीरिया जो है महत्वपूर्ण जैव उर्वरक की भूमिका निभाते हैं। ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर देते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं और भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार से आपको बस इतना ही लिखना है कि जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। तो आपको बताना है कि जैव उर्वरक एक प्रकार के जीव होते हैं। अब वो जीवाणु हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकती है, या कवक हो सकते हैं, या साइनोबैक्टीरिया हो सकते हैं। ये क्या करते हैं, ये वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के पश्चात भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। चलिए इसका भी आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, आप लोग 6, 7, 8 में भी पढ़े होंगे शायद, कि जो बोतल में बंद गंगा जल है ये बहुत अधिक समय तक अगर इसको रखते हैं तब पर भी ये नहीं सड़ता है, क्यों? सीधी सी बात है, हमारे चैप्टर का नाम ही है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। मतलब सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी हो, किस प्रकार से हमारे लिए इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं, यही तो हमको पढ़ना है। तो इसमें भी एक प्रकार के वायरस का जिक्र आया है, तो यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो क्या कह रहा है कि अगर गंगा नदी का जल है, उसको अगर हम बंद बॉटल के अंदर लंबे समय तक रखे रहते हैं फिर भी उसका पानी नहीं सड़ता है, क्यों? इसका बस एक ही सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा रीजन है जिसको आपको याद कर लेना है, और वो है जीवाणु भोजी। जीवाणु भोजी यानी कि बैक्टीरियोफेजेज। आप देखे होंगे बाकी जगहों का पानी, अगर आप किसी भी आप नदी का पानी देखेंगे तो उसको अगर आप बॉटल के अंदर बंद करके रख देते हैं, आप 5-6 दिन बाद भी देखेंगे तो उसके अंदर कीड़े जो है बनना धीरे धीरे लगभग स्टार्ट हो जाएंगे, उसके अंदर काई जमनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जो गंगा नदी का जल है, ये इसको अगर आप कई सालों तक भी रखे रहते हैं बंद बॉटल में, फिर भी ये पानी नहीं सड़ता है, क्यों? देखिए गंगा नदी के जल में उपस्थित होता है जीवाणु भोजी यानी कि बैक्टीरियोफेज नाम का एक वायरस उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? एक वायरस। और इस वायरस का नाम क्या है? बैक्टीरियोफेज। क्या नाम है इसका? नाम है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज। तो ये जो बैक्टीरियोफेज नामक जो आप देखेंगे, ये जो बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी नामक वायरस होता है, ये सभी जीवाणुओं को क्या कर देता है? खत्म कर देता है। जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का वायरस है। भले ही इसके नाम में जीवाणु आ रहा है, लेकिन ये क्या होता है? एक्चुअल में एक वायरस है। जीवाणु भोजी एक वायरस होता है, बैक्टीरियोफेज एक वायरस होता है, जिसका इंपॉर्टेंट काम होता है जीवाणुओं को नष्ट करना। तो जीवाणुओं को नष्ट करने वाले वायरस को ही हम बोलते हैं क्या? जीवाणु भोजी। तो जीवाणु भोजी जो है उपस्थित होता है गंगा नदी के जल में, जो कि पानी को सड़ने से रोकता है और कई प्रकार की जो बैक्टीरियाएं होती है उनको खत्म कर देता है, जिस कारण से ही इसका पानी वर्षों तक भी नहीं सड़ता है अगर हम बंद बोतल के अंदर भर करके रखते हैं तब पर भी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है खाद्य एवं जैव उर्वरक में अंतर। छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन 2 या 3 नंबर के लिए आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट है। सिंपल से क्वेश्चन है, देखिए खाद्य एवं जैव उर्वरक में अंतर। आप खाद्य को अपनी ग्रामीण क्षेत्रों की खाद्य समझ सकते हैं, जैसे आपकी जो जैविक खाद्य होती है जो आप लोग घरों में तैयार करते हैं वो है आपकी खाद्य। और जैव उर्वरक आप लोग नॉर्मली तौर से देखे होंगे, जो जैव उर्वरक होते हैं, जैव उर्वरक के अंतर्गत कई सारे केमिकल पदार्थ आते हैं जो कि आप देखे होंगे मार्केट से, जिसको ला करके हम मिट्टी की गुणवत्ता या मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए जिसका हम ज्यादा मात्रा में छिड़काव करते हैं। तो खाद्य की यदि हम बात करते हैं तो इसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा जो है अधिक होती है। जो हमारा नॉर्मली खाद्य होता है इसमें कार्बनिक पदार्थों की, ऑर्गेनिक मटेरियल्स की जो मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है, ये क्या होती है? ज्यादा होती है। जबकि यदि हम बात करते हैं किसकी? जैव उर्वरक की, तो देखिए जो जैव उर्वरक होते हैं ये क्या करते हैं? ये नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम आदि से बनाए जाते हैं। मतलब जैव उर्वरक को तैयार करने के लिए हमको कई प्रकार के केमिकल्स की आवश्यकता होगी, कई प्रकार के रसायन चाहिए इसको बनाने के लिए। जब तक ये रसायन हमको उपलब्ध नहीं होंगे तब तक हमारी जैव उर्वरक बन करके कंप्लीट नहीं होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है कि खाद्य को हम जंतुओं के अपशिष्ट से तथा पौधे के मृत भागों से तैयार करते हैं। यानी जो नॉर्मली अपनी खाद्य होती है इसको हम किसमें से तैयार करते हैं? जो जंतुओं का अपशिष्ट होता है, जैसे गोबर वगैरह हो गया, उनका मूत्र वगैरह हो गया, तो इनसे हम तैयार करते हैं। या कि जो पौधे के मृत भाग होते हैं, जैसे पत्तियां वगैरह गिर गई और गिर करके सड़ गई, तो ये भी अपना खाद्य बनाने में भाग लेती हैं। तो जो हमारा खाद्य है इसको हम जंतुओं के अपशिष्ट से प्राप्त करते हैं या कि पौधे के मृत भागों के अपघटन से तैयार करते हैं। ठीक। और यदि हम बात करते हैं जैव उर्वरक की, तो इसे हम व्यावसायिक रूप से रासायनिक पदार्थों से बना सकते हैं।
मतलब जैव उर्वरक को बनाने के लिए कई सारे रासायनिक पदार्थों की आवश्यकता होगी, तो इसको व्यावसायिक रूप से बनाया जाता है और कई सारे रासायनिक पदार्थों को आपस में या कई सारे रसायन युक्त पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है, तब जाकर के हमारे जैव उर्वरक जो है बनते हैं। तीसरा और आखिरी डिफरेंस क्या है कि ये मृदा की उर्वरता को प्रभावित नहीं करते हैं बल्कि उसमें वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं? बल्कि उसमें वृद्धि करते हैं। यानी सीधी सी बात है कि जो खाद होता है, जो हमारे घरों में बनाया हुआ नॉर्मली देसी खाद होता है, ये भूमि की उर्वरा शक्ति को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, केवल और केवल भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करता है। जबकि आप जैव उर्वरक में देखेंगे कि इनके लगातार उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में क्या होती है? कमी आती है। क्या आती है? इनके लगातार उपयोग से आप देखेंगे कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति में क्या आती है? कमी आती है। ज्यादा मात्रा में अगर जैव उर्वरक का हम प्रयोग करेंगे तो इससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है धीरे धीरे करके। तो इसका भी अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा डिफरेंस है। 3 नंबर में आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने यहां पे 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे छोटे छोटे, जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। स्पेशली 2 या 3 नंबर के लिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।